क्लास में कुछ दो चीजें रह गई थी। रेड क्लॉज एलसी आपने बताई और ग्रीन क्लॉज एलसी आपने बताई थी। रेड क्लॉज में आपने ये बताया था कि इसमें जो है ये एडवांस जो है वो शिपमेंट के टाइम पे जो है ये एडवांस इसमें दिया जाता है। ग्रीन क्लॉज में आपने बताया था कि कोलेटरल डॉक्यूमेंट नीड टू शो होता है इस केस में ग्रीन क्लॉज एलसी में। ठीक है। जैसे कोई वेयर हाउस में कोई आपने पार्सल जो है आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली और उसके रिसिप्ट आप देते हैं तो आपको एडवांस जो है मिल जाता है। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आपने टोटल हमें एलसी के दो डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर किए थे, हाउ टू रीड सैंपल एलसी, और उसके आपने पूरे प्रोसेस बताया था कि किस तरह एलसी को जो है वो रीड किया। इसमें फिर सारी क्लॉजेज आपने हमें वन बाय वन बताई थी कि किसमें जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंपॉर्टेंट क्लॉज बहुत सारी थी इसमें। जैसे स्टार्ट करें तो सबसे पहले जैसे आपने बताया है कि जो है 40A की क्लॉज है जिसमें रिवोकेबल एलसी डिफाइन हो रही होती है। फिर 20 नंबर क्लॉज जो है जिसमें एलसी का क्रेडिट नंबर होता है या एलसी नंबर होता है। फिर 31C आपने डेट ऑफ इशू की बताई। फिर आपने एप्लीकेबल रूल बताया यूएसपी लेटेस्ट वर्जन 40E में। देन फिर 31D में डेट ऑफ एक्सपायरी। फिर आपने एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी का बताया था कि ये जरूर जो है रीड करना चाहिए कि एप्लीकेंट का एड्रेस क्या आ रहा है, नेम क्या आ रहा है, और बेनिफिशियरी का नेम और एड्रेस क्या है। फिर 32D में आपने करेंसी का बताया कि करेंसी किस में जो है वो ट्रेडिंग हो रही है, वो उसमें जो है मेंशन होता है। फिर 43P पे पार्शियल शिपमेंट, 43T पे ट्रांसशिपमेंट, ये आपने बताया। फिर 44C जो क्लॉज होती है जिसमें लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट जो है वो मौजूद होती है, वो देखना चाहिए। इसके अलावा 46A फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जितने भी होते हैं ये सारी डिटेल्स इसमें होती हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो इसमें मौजूद होंगे। कोई सर्टिफिकेशन है, ओरिजिन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, पैकिंग लिस्ट है, इस तरह की चीज़ें आपने सारी बताई कि जैसे पैकिंग लिस्ट में अमूमन लिखा होता है 1 ओरिजिनल प्लस 2 कॉपीज, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करनी चाहिए जिस तरह लिखा हुआ है। 47A में फिर आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो बताया कि वो वहाँ पर जो है वो सारी डिटेल्स जो है मौजूद होती हैं। देन 71B आपने बताया कि चार्जेस जो है वो होते हैं कि चार्जेस कौन पे करेगा, कौन बेयर करेगा, वो क्लियरली वहाँ पे जो है वो डिफाइन होता है। तो ये इस तरह आपने हमें एक तो एलसी की सारी चीज़ें रीड करना सिखाई। फिर आपने बताया कि एलसी नॉर्मली कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए कि वो वहाँ पे क्या मिस्टेक्स होती हैं। उसमें ये होता है कि कभी एलसी एक्सपायर हो गई डेट से, और जो है वो जो जब हमारे पास डॉक्यूमेंट आया है तो वो जो है वो सपोज किसी 1 या 2 दिन से भी नंबर ऑफ डेज से वो जो है एक्सपायर हो चुकी है, या लेट शिपमेंट हो रही है, या डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी जो है वो बहुत होती है। जैसे इनवॉइस की अमाउंट डिफर कर रही हो, एलसी की अमाउंट कोई एक्सेस आ रही हो, साइन कहीं पे मिस हो, या फिर जो है वो पार्टीज का जो है वो नेम जो है वो रॉन्ग हो, या जो गुड्स के डिस्क्रिप्शन है वो डिफर कर रही है। तो ये सारी चीजें वो होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं कि ये ना हो, ताकि डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो। अदरवाइज फिर इसको करेक्ट करने के लिए अमेंडमेंट के जो है वो चार्जेस जो है वो लगते हैं। फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एलसी में फिर आपने फर्दर इसके एडवांटेजेस भी बताए कि एक जो है क्विक पेमेंट, इससे सब मेजर एडवांटेज क्या है कि क्विक पेमेंट्स होती हैं इससे। जब डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होती तो वो डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी जो क्लियर हो जाता है। प्रोसेस को ये सिंप्लीफाई करता है। और फिर इसके अलावा आपने हमें मास्टर डॉक्यूमेंट का बताया है कि जो है मास्टर डॉक्यूमेंट होता है जिसकी वजह से आपके जितने भी सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसी के साथ अलाइन होते हैं, जिसको हम अलाइंड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम एडीएस जो है वो कहते हैं, जो कि 1947 में जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। फिर आपने इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन बताई। एडीएस क्लासिफिकेशन प्राइमरी 2 टाइप के हैं कि कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हैं या रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। कमर्शियल डॉक्यूमेंट जो है वो बिटवीन बायर एंड सेलर के जो है वो इन बिटवीन है, वो सारे कमर्शियल डॉक्यूमेंट हैं। फिर आपने बताया इनकी भी कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स की भी फर्दर टाइप होती हैं। वन डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स जो होते हैं वो होते हैं, एक होते हैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, और थर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू मनी। अच्छा, फिर फर्दर क्लासिफिकेशन में आपने जब हम डॉक्यूमेंट में आए तो आपने बताया कि टोटल 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और इसमें कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स अराउंड 14 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें स्टार्ट होता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस है, विच इज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, और ये हेल्प करता है इंपोर्ट टू ऑब्टेन इंपोर्ट लाइसेंस और एलसी के ओपन करने के लिए। इसमें सारी डिस्क्रिप्शन होती है, रेट, आइटम, क्वांटिटी, टोटल, ये सारी चीजें जो है मौजूद होती हैं। देन सेकंड डॉक्यूमेंट कमर्शियल इनवॉइस आपने बताई, दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ कंटेंट। ये सेलर का जो है एक्चुअली बिल होता है, और इसमें जो है डिटेल्स होती हैं जैसे पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ ये सारी चीजें, इनको टर्म, क्वांटिटी, प्रोडक्ट। फिर इसमें आपने फर्दर बताया कि इसकी टाइप्स होती हैं कि स्पेशल जो है कमर्शियल इनवॉइस होती है,
जिसमें हम जैसे कॉन्सुलर इनवॉइस है, अगर जो है काउंसलेट से जो एक्सपोर्टर को नीड होती है कि ये इंपोर्टर के सॉरी इसमें ये होता है कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको स्टैम्प करवाना होता है इंपोर्टर के काउंसलेट से, तो वो इसको स्टैम्प कराता है, तो इसको स्पेशल कमर्शियल इनवॉइस कहते हैं या काउंसलर इनवॉइस जो है वो कहते हैं। अच्छा, फिर आपने कस्टम इनवॉइस के बारे में बताया कि जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें कस्टमाइज फॉर्मेट होता है इनवॉइस का, ये वहाँ पे जो है ये फॉलो हो रहा होता है। और फिर इसके अलावा आपने लीगलाइज्ड इनवॉइस का बताया कि ये भी एक तरीके से काउंसलर जनरल या किसी भी कोई ट्रेड मिशन से जो है इसको स्टैम्प कराना होता है, ये आपने इसकी टाइप बताई। देन थर्ड टाइप जो है वो पैकिंग लिस्ट, और थर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो आपने कहा पैकिंग लिस्ट है। अब पैकिंग लिस्ट में भी 2 पॉइंट, एक पैकिंग नोट है, पैकिंग लिस्ट है। पैकिंग लिस्ट जो होती है वो कंसोलिडेटेड होती है, जबकि पैकिंग नोट जो है वो इंडिविजुअल बॉक्स पे जो है वो जो है पेस्ट हुआ होता है। फोर्थ आपने फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बताई कि जो है किस ओरिजिन से जो है वो जो है ये गुड्स जो है वो वहाँ की ओरिजिन है, रादर वो कहीं से भी वो शिप होकर आ रही हो, लेकिन एग्जैक्टली ओरिजिन जो है वो उसका जो है उस पर मेंशन होना चाहिए। फिर आपने डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू शिपमेंट जो है उसमें आपने मेक रिसिप्ट का, एमआर का जो आपने बताया कि ये बेसिकली असिस्टेंट टू कैप्टन जो होता है शिप का, वो ये डॉक्यूमेंट जो है वो जनरेट करता है वंस आपकी जो गुड्स जो है वो लोड हो जाती है शिप पर। इसकी भी 2 टाइप है, क्लीन एमआर होता है, क्लीन मेट रिसिप्ट होती है, और एक क्वालिफाइड होती है। क्लीन में ये होता है कि गुड्स में आपकी कोई भी डिफेक्ट्स नहीं होती, वो एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री जो है वो होती है, कमांडिंग ऑफिसर उसको सेटिस्फाइंग नोट के साथ जो है वो जो इशू करता है वो क्लीन एमआर होती है। क्वालिफाइड में जो है किसी तरीके की जो है वो डिफेक्ट्स या डेंट वगैरह इस तरह की जो है अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो वो उसको क्वालिफाइड एमआर जो है वो उसका जनरेट करता है। और शिपिंग लाइन की कोई ऑब्लिगेशन जो है वो इसमें नहीं होती है। फिर लास्ट आपने सर्टिफिकेट ऑफ मेजरमेंट का बताया था कि जो है इसका जो है सर्टिफिकेट जो है वो इशू जो है वो होना चाहिए। 2 तरीके से होता है, इधर बाय वेट या बाय वॉल्यूम। अगर एयर शिपमेंट है तो 1 टन इक्वल टू 6 सीबीएम आपने बताया, 6 क्यूबिक मीटर, और अगर बाय शिप है तो 1 टन इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। इसमें से विच एवर इज हायर होगा, इधर वेट जो है वो ज्यादा होगा या इसमें वॉल्यूम की वजह से जो रेट का डिफरेंस आ रहा होगा, तो इन दोनों में से पर केजी रेट जिसका ज्यादा जो है वो बन रहा होगा वो फिर कंसिडर किया जाएगा। तो लास्ट हमने यहाँ पे स्टॉप किया। चलें, वेरी गुड। बहुत ज़िशान साहब ने मुख्तसर से टाइम में ये एक्सप्लेन वेरी वेल। क्या ख्याल है, और कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ रह गया है? और अदरवाइज इट फील्स कि एवरीथिंग इज ओके, राइट? जी, entirely covered sir। चलें, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद हमने कहा रिगार्डिंग दैट कमर्शियल डॉक्यूमेंट, उसको मैंने कहा था हमने फर्दर डिवाइड किया है इनटू डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू शिपमेंट, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, याद है आपको मैंने बात की थी ना, कमर्शियल को मैंने मजीद तोड़ दिया था। तो पहला जो हमने डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू शिपमेंट, इसमें पहला डॉक्यूमेंट था मेट रिसीट, जिसको के हमारे मोहतरम ज़िशान साहब ने बहुत तरीके से बताया। उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट था बिल ऑफ लेडिंग, जिसको बीएल भी कहते हैं, and in some books it's mentioned as combined transport document। अच्छा, कार टिकट भी मैंने आपको एक बताया था, याद है आपको, कि जिस वक्त गाड़ी लेकर सामान जाती है गेट के ऊपर तो पता होता है कि क्या कौन ड्राइवर लेकर आ रहा है सामान, इसमें क्या है, ऐसी भी हमारी कुछ बात हुई थी, याद है आपको? अच्छा, आपने बताया था कार्ड शीट या कार्ड टिकट, जी 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 बिल्कुल। अच्छा, बीएल के ऊपर मैंने मुख्तसर सी बात की थी या बिल्कुल नहीं की थी? बीएल पे क्या बात हुई थी सर? मेट रिसिप्ट में आपने बताया था कि एक्चुअली मेट रिसिप्ट जो है ये प्री रिक्विजिट होता है बीएल का। बीएल के लिए बीएल इज डेवलप बेस्ड ऑन मेट रिसिप्ट, राइट? अच्छा, बीएल पे आप क्या जानते हैं थोड़ा सा, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? क्योंकि एज फार एज आई नो, my knowledge is concerned, you have discussed this BL at length। तो आप मुझे जरा थोड़ा सा बताइए बीएल के लिए आपकी नॉलेज क्या है, क्या क्या आता है, ताकि हम जी। अच्छा, हम ट्रांसफर देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम पढ़ रहे हैं ना तो बहुत जेनेरिक बातें नहीं करनी है। व्हाट इज बीएल? टाइटल ट्रांसफर तो जनरल बातें हो गई कि भाई ठीक है, मगर बीएल होता क्या है, बीएल का पर्पस क्या होता है, बीएल की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है, बीएल में पार्टीज कितनी इन्वॉल्व होती हैं, बीएल
का जो है वो कितने टाइप्स का होता है, बीएल जो है वो क्या कहना चाहिए कि उसमें क्लॉज कौन कौन से होते हैं, बीएल के कोई एक दो की पॉइंट्स आपको याद हैं जो हमेशा, जैसे अभी मैं चाहता हूँ, ऑल्दो हमने एलसी पे बहुत नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना हमें अभी जिशान साहब ने बताया, मैं समझता हूँ एज अ सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट अगर इतना भी आता है तो इट्स क्वाइट वेल। तो इस तरह की बातें जैसे जिशान ने हमें एक्सप्लेन किया एलसी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ व्हाट अबाउट बीएल? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जिशान साहब, जनाब मोहतरम साद अहमद साहब, फरमाइए। मैं कुछ बताऊं बारे में? जी जी बताइए। सर बीएल जो है वो इनिशियली से दो टाइप की होती है, एक मास्टर बिल ऑफ लेटिंग होता है, एक हाउस बिल ऑफ लेटिंग होता है। हाउस बिल ऑफ लेटिंग जो है वो कोई अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी फॉरवर्ड इन्वॉल्व होता है तो उसका हाउस बीएल होता है, और मास्टर बिल ऑफ लेटिंग जो है डायरेक्ट कैरियर बीएल होता है, जो कि कैरियर वो डायरेक्ट या तो एयरलाइन का होगा या जो है वो शिपिंग लाइन का होगा। और इसके अंदर जो है वो मतलब ये इट्स एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन सेंडर एंड बायर कि जी हमने सेफ एंड साउंड हमने शिप कर दी हैं, और ये उसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जो है, जो भी उसके अंदर कमोडिटी कार्गो है, वो सारी चीजें होती हैं। उसके अंदर फिर तीन चीजें जो मेन होती हैं, वो एक होता है सेंडर, एक होता है नोटिफाई पार्टी, एक होता है कंसाइनी। जो कंसाइनी बैंक भी हो सकता है, टू द ऑर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और जो फाइनल कंसाइनी होता है वो जो फाइनल रिसीवर होता है वो होता है। उसके बाद उसके अंदर अगर शिपिंग लाइन है तो उसके अंदर उसमें कंटेनर नंबर आता है, उस कंटेनर के अंदर क्या क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स हैं, वो सारी चीजें होती हैं। उसके बाद जो गुड्स का वेट है वो अलग होता है, जो कंटेनर का टेयर वेट है वो अलग मेंशन होता है। उसके बाद नीचे आता है एक ग्रॉस वेट, जिसके अंदर कंटेनर वेट और कार्गो वेट दोनों चीजें मिलके उसमें एक ग्रॉस वेट बनता है, जो कि उस टोटल बिल ऑफ लेडिंग पे मेंशन होता है। जनाब, तो साथ साहब ने कुछ हमें बताया, और कोई साहब? ये हमने पढ़ा है अभी लास्ट क्लास में, ठीक है जी? ये आपकी नॉलेज है एज फार एज अदर कोर्स आर कंसर्न, ऐसे ही है? इसमें सर एक तीन टाइप्स इन्होंने बताई थी हमें, स्ट्रेट बीएल, ब्लैंक बीएल या ओपन बेरर बीएल और एक ऑर्डर बीएल। ठीक स्ट्रेट है। बीएल में जो है वो डेजिग्नेटेड कंसाइनी जो है वो होता है, जैसे अगर वही जो है इसको जो है वो गुड्स को क्लियर करा सकता है। और ब्लैंक बीएल जो है उसमें कोई डेफिनेट कंसाइनी जो है वो उसमें नहीं होता। तो जैसे इन केस ऑफ इंपोर्टेड कार्स आती हैं जो, तो इस तरह की एग्जांपल जो है वो दी थी। स्टेट बीएल में उन्होंने पाक आर्मी की हमें एक एग्जांपल दी थी, अगर आर्मी की अगर कोई ऐसी कंसाइनमेंट आती है। और इसी तरह ऑर्डर बीएल जो होता है वो नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रेड में जो है वो यूज हो रहा होता है। और ये क्यों होता है ऑर्डर बीएल? सर ये कि अगर जो ये उस सूरत में होता है कि जो कंसाइनी है वो इसको इंडोर्स कर रहा होता है, तब ये ट्रांसफर होती है। वेरी गुड। जी मतलब उसमें ये होता है कि ऑर्डर किसको गया है, शिपर कौन है, कंसाइनी कौन है, इस तरह की जो है वो सारी डिटेल जो है वो होती है। और एक लॉन्ग टर्म बीएल उन्होंने बताया था कि अगर कोई लॉन्ग टर्म बीएल है कि अगर एक ही आप एलसी पे जो है से 10-15 शिपमेंट आपने करनी है तो थ्रू आउट द ईयर्स या इस तरह, तो उसमें जो है फिर एक ये लॉन्ग बीएल जो है वो जनरेट होता है। चले, तो वेरी गुड। मैं बहुत इसका मतलब है कुछ आपको पता है अच्छा खासा, तो मैं बहुत मुख्तसर सी बात इसके ऊपर करता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। So, as far as your knowledge is concerned, you discuss about something. So I can rephrase what Saad Ahmed Saab said and what you said and what others said. Bill of lading is basically a generic name of a transport document. Always remember, bill of lading is a generic name of a transport document. And this is used when goods are carried over via sea shipment. ये भी याद रखेंगे आपने, कुछ की बातें हमेशा जहन में रखेंगे। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, जब हम बात कर रहे होंगे तो बिल ऑफ lading is BL is always issued via sea shipment। ये भी यकीनन आपने पढ़ा होगा, बताया होगा, आपने मुझे ये नहीं शेयर किया। तो एक तो ये कि बिल ऑफ lading जो है वो इज अ जेनेरिक नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। Second is bill of lading is a document issued by the shipping company or his agent
and this is basically acknowledging the receipt of a cargo on board कि हमने ये सामान आपका लिया है. And this is an undertaking to deliver the goods in the same order and condition as received to the consignee or his agent on receipt of freight. कि जब मुझे मेरा किराया मिल जाएगा, I will deliver the goods same order and same condition जैसा मैंने receive किया था. And it is basically a very important document to the exporter as it constitutes documents of title to the goods. It's very important. ये याद रखेंगे कि ये इसलिए भी important है for exporter कि this BL constitutes the title of the goods. जिसके पास ये होगा वही सामान ले सकता है. BL से जहन में रखेंगे कि ये सिर्फ है, this is only for the sea shipments. And secondly, each shipping company has its own bill of lading. ठीक है, हर एक का अपना अपना फॉर्मेट है. And the exporter prepares the bill of lading in the form obtained from the shipping company or agents of the shipping company. जो वो बताता है उसी फॉर्मेट में मिलेगा आपको ये. ठीक है. And the goods can be consigned to order of the exporter, which means the exporter can authorize someone else to receive the goods. यही आपने अभी मुझे बताया भी on his behalf. In such case, the exporter would discharge the bill of lading on its reverse. जब जिसके पास होगा इसको डिस्चार्ज करना होता है. डिस्चार्ज भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. ठीक है. Always remember, when the bill of lading is negotiated through the bank, मैंने आपसे पूछा था ना ऑन द ऑर्डर कब होता है. ऑलवेज रिमेंबर, कहीं ये लिख के रख लेंगे, when the bill of lading is negotiated through the bank, यानी बैंक के थ्रू जब बिल ऑफ lading आपको मिलेगा, it would be endorsed in favor of the bank. हमेशा ये होगा favor of the bank. And that would endorse further to the importer on receipt of payment. जब पैसे मिलेंगे तो वो आपको आपके नाम endorse करता है बैंक. ये याद रखेंगे, जब भी बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, it must be in the favor, it must be endorsed in the favor of the bank. And bill of lading is made in signed set of 2 originals. हमेशा याद रखेंगे, 2 originals, any one of which can give title to the goods. The shipping company also issues non-negotiable copies, जिसको बोलते हैं unsigned copies. यानी 2 signed copies होती हैं and there are unsigned copies and the unsigned copies are not documents of title to goods but serve the purpose of record कि ये सामान आने वाला है, ये हमारे पास आया, ये सामान पहुंचने वाला है, उसकी हम तैयारी करें. Secondly, if you see the BL, the reverse side of the BL, अगर BL का पिछला साइड देखें, bill of lading, it contains the terms and conditions of the contract of carriage. बहुत सारी terms and conditions होती हैं. The clause on most of the bill of lading are common. कोई भी bill of lading उठा लें, उसके पीछे आपको एक बहुत बड़ी terms लिखी हुई नजर आएंगी. कभी देखा है BL, ऐसा मौका मिला है BL पढ़ने का, देखने का, साद अहमद साहब के अलावा, क्योंकि तो इनका तो सुबह शाम ही काम ही यही है. जी, कभी मौका मिला है BL देखा है ऐसा? कल मैं ऐसे ही चेक कर रहा था सैंपल्स बिल ऑफ lading के, तो मुझे एक सैंपल मिला था, तो वहाँ पे मैंने देखा था बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस थी. तो अगर आप स्क्रीन शेयर का ऑप्शन देते तो मैं शेयर करके दिखा सकता हूँ. हाँ बिल्कुल दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं, नहीं तो मैं दिखाता, लेकिन आप दिखाएं, अच्छी बात है, दिखाइए. सर जी, एक्सक्यूज मी सर. जी जी सर वो अरशद काइंडली हाँ वो रिक्वेस्ट कर रहा है इन्होंने की. हाँ कर दिया मैंने उनको. ओप्पो के नाम से कौन आ रहा है तो उसको मैं अलाउ नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, ये देखिए ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस पीछे लिखी हुई हैं. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप जब अपना क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो उसके पीछे भी इस टाइप की टर्म्स लिखी होती हैं. वैसे अगर इसको गौर से पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद अपना कंसाइनमेंट आप देंगे नहीं साथ साहब को, है भाई साथ साहब? तो और ये अब ये जो फ्रंट साइड है इसके ऊपर मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपको ये पता हो कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये थोड़ा हम जरा देख लेते हैं. ठीक है, अगर ये आपने शेयर किया हुआ है तो ऐसे ही रख दीजिए शेयर, नो प्रॉब्लम, मैं इसी को एक्सप्लेन कर दूंगा,
कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी जो आपने याद रखनी है, देयर आर फॉरवर्डर बिल ऑफ लेडिंग, जिसको के हमें साथ साहब ने दो नाम बताए थे, कौन कौन से बताया था, एक हाउस बीएल और एक मास्टर बीएल। ठीक है, जो हाउस बीएल होता है बेसिकली फॉरवर्डर्स बिल ऑफ लेडिंग होता है। फॉरवर्डर्स बिल ऑफ लेडिंग में ऐसा होता है कि एक्सप्लेन किया था आपने लास्ट क्लास में, सर ने आपको, कि हाउस बीएल और फॉरवर्डर बीएल में क्या डिफरेंस, वो मास्टर बीएल में क्या फर्क होता है? नो सर, ये नहीं किया। अच्छा, देखिए होता यह है कि जो sometimes the forwarder buy space in the ship from the shipping company, और उसके बाद वो जो एजेंट होता है, फॉरवर्डर होता है, वो मुख्तलिफ एक्सपोर्टर से एलसीएल के केस में छोटा छोटा सामान कलेक्ट करता है, और फिर वो सारा सामान जो होता है वो इंडिविजुअल के बीएल जो है वो फॉरवर्डर इशू करता है, और उसके सारे सामान के अगेंस्ट शिपिंग कंपनी जो इसको इशू करती है वो मास्टर बीएल होता है, राइट। अच्छा, एक और बात भी मैं करना चाह रहा हूं, शायद आपने पढ़ा हो, चार्टर पार्टी बीएल भी एक होता है, एक मल्टी मोडल बीएल भी होता है, एक निगोशिएबल बीएल भी होता है, एक सीवे बिल भी होता है। ये सारे थोड़ी थोड़ी बातें इनके मुतालिक भी आपको पता होनी चाहिए एज अ सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी आपसे पूछे, जब भी लाइफ में आपसे कहीं इंटरव्यू होता है, पूछते हैं व्हाट आर द मेन पर्पसेस ऑफ बीएल, क्या मेन पर्पस क्या होता है, तो आप कहेंगे इट सर्व्स 3 मेन पर्पसेस। वो कौन कौन से होते हैं, तो आप कहीं लिखेंगे, आप कहेंगे एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, ये पहली बात कही थी जो हमें जनाब हमारे सलमान साहब ने कही थी कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, एक पहला पर्पस तो ये होता है। एंड सेकंड पर्पस कहीं लिखेंगे एज अ रिसीट फ्रॉम द शिपिंग कंपनी। बीएल क्या होता है, शिपिंग कंपनी ने एक रिसीट दी है कि मैंने तुम्हारा सामान लिया है, राइट। समझ में आ रही है बात? जी जी सर, ठीक है, जी हाँ, सर। ये मेन देखें, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ऐसे यानी कि हम अखबार वाले स्टाइल में ना किसी से इंटरव्यू कर रहे हो, तो वो आप उसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है। फिर आप उससे बात करेंगे, तीसरा वो आपसे पूछे कि तीन, आप कहेंगे कि मेन जो है ना, इट सर्व 3 मेन पर्पसेस। द फर्स्ट पर्पस इज एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, एज अ रिसीट फ्रॉम द शिपिंग कंपनी, एंड थर्ड पर्पस इज एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट। अफ्रेटमेंट बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द सेलर एंड द शिपिंग कंपनी कि ये सामान पहुंचाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ये 3 पर्पस इसके मेन जो होते हैं। अच्छा, जब आप बीएल की टाइप्स लिखना शुरू करेंगे तो बीएल की जो मेन टाइप्स आपको कहीं किताबों में लिखेंगी जाएंगी, और यू विल फाइंड इन ड्यूरिंग योर डेली लाइफ। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके ध्यान में रहने चाहिए टाइप ऑफ बीएल। आपने जो बीएल मुझे बताया वो बहुत मोटे मोटे 2 बातें बताई हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ बीएल। मैं भी शायद सारे कवर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई 10-12 टाइप मैं कवर करूंगा, लेकिन मेरी जब आपके सर से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने कोई 21 टाइप कवर किया है, तो मैं वो 21 टाइप आपसे सुनना चाहता हूं। तो आपने मुझे 2 बताए हैं, 19 भूल गए। नहीं सर, ऐसा एक्चुअली है नहीं। टू बी ऑनेस्ट सर, मतलब जैसे आपका जो स्टाइल है या जैसे इनका हमारे रमीज साहब का है, ये उस तरीके मेथोडोलॉजिकल वे में है। तो हनीफ साहब का जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो वो बेटा वो तो टीचर अलग अलग होगा ना, बंदा वेरी सीक्वेंस में करेगा। नहीं, हाँ, हो सकता है लेकिन उन्होंने अगर 21 वो बताई हो। सीक्वेंस में ऑब्वियसली नहीं होते तो
तो वो हमें सीक्वेंस में ऑब्वियसली वो हमारे जहन में भी नहीं है, नहीं रहा, किसी के तो कोई बात नहीं। अच्छा, हमने तो आपसे वही कहा था कि जो मैं आपको 10, 11, 12 मैं बताऊंगा वो मैं बता सकता हूँ, बताऊंगा, क्योंकि 21 बताने में मेरा ख्याल था कि ट्रांसपोर्टेशन में कवर। एनीवे, तो एक जो टाइप ऑफ वीएल्स में टाइप्स ऑफ वीएल में लिखते जाएंगे, नहीं भी लिखेंगे, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं क्योंकि फिलवदी बोल रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको थोड़ी बहुत दे दूं ताकि आपके लिखने की मेहनत कम हो। तो जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जो आपने हाउस, मास्टर, चार्टर, सीवे, नेगोशिएबल ये जो बताएं, ये टाइप्स में ही आती हैं? जी 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 जी। अच्छा, ठीक। और भी इसकी बहुत सारी टाइप्स करते हैं बेटा। इसमें एक और होता है, उसको बोलते हैं रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बीएल। एक होता है उसको कहते हैं रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बीएल। एक और होता है उसको बोलते हैं ऑन बोर्ड शिप्ड बीएल। फिर एक होता है उसको बोलते हैं क्लीन बीएल। फिर एक होता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड और डर्टी बीएल। फिर एक होता है उसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट और थ्रू बीएल। फिर एक होता है उसको बोलते हैं स्टेल बीएल। फिर एक होता है उसको बोलते हैं टू ऑर्डर बीएल। फिर एक होता है उसको बोलते हैं चार्टर पार्टी बीएल। फिर एक होता है उसको बोलते हैं फ्रेट पेड बीएल। फिर एक होता है फ्रेट कलेक्ट बीएल। जी साहब, आप इंडोर्स करेंगे इन सारे बीएल को? बिल्कुल करूंगा सर। जी सर बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा सर। तो आपने ये सारे बीएल आपने तो खैर देखे होंगे आप, मगर जैसे जिशान ने कहा कि सर ने यकीनन बताए, लेकिन उन्होंने क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं चले तो मिस कर दिए, लेकिन हम इस सीक्वेंस में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मैंने आपसे क्या क्या कहा कि देयर आर मेनी टाइप्स, वी विल डिस्कस अबाउट 6 और 10 और 11 टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बीएल। रिसीव लिखना नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ चीजें ऐसी दे दूं, बाकी जहन में रहेंगी, और रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो याद रहेगा। रिकॉर्डिंग अभी तक बहुत कम लोगों ने देखी है, मुझे उनके नाम आ रहे होते हैं जिसने देखी है, ठीक है? तो रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बीएल, रिसीव फॉर रिकॉर्डिंग आप एलएमएस पे दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? आप नहीं, चैनल तो पे चले चैनल पे जाएं। अभी तक हम सब्सक्राइब भी नहीं हुए सर, मेरा तो अब तक एक्सेस नहीं है, मैं इश्तियाक वाले से देखती हूँ। अरशद बात कर रहा हूँ सर। जी अरशद साहब, जनाब आपका मैसेज मुझे 2-3 दफा मिला है। आपके पास 6 नजर आ रही है, 6 भी नजर नहीं आ रही है आपको? नहीं सर, लास्ट वीडियोस भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बस मुझे इम्पोर्टेंट जो है 26 जुलाई जिस दिन बारिश के शाम को वो जो क्लास हुई थी वो जी मैं कनेक्टेड नहीं था, और 9 जुलाई वाली 9 अगस्त वाली क्विज, ये दो इम्पोर्टेंट थी। अगर आप अभी सारी अपलोड कर देंगे हम इंशाल्लाह ताला, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक्स मिलियन। डोंट मेरा वरी। एक्सेस भी देख लीजिएगा प्लीज। ये आपको एक्सेस मिलता क्यों नहीं है? सर मुझे भी पता एक्सेस नहीं नहीं मिल रहा इश्तियाक है के ये पास सर। है सर, मेरा तो वो प्राइवेट का ही मैसेज दे रहा है अभी तक। अच्छा, मुझे 2 लोग जिनको नहीं मिल रहा, वो सलमान साहब को अपना मैसेज भेजें तो मैं एक ही दफा में सबकी एंट्री कर दूंगा जिनको नजर नहीं आ रहा। 6 नजर आ रही है तो सब नजर आएंगी। सर मैं तो जब भी गया हूँ सर, वहाँ पे कोई ना कोई एरर ही आया है। वो नहीं सर, वीडियो तो नहीं चलती। एक्चुअली इसके अंदर होता ये है कि जो ईमेल एड्रेस पे जो लिंक आ रहा होता है ना, वहां से आप कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको वीडियो पे वो डायरेक्ट करेगा। आप यूट्यूब पर डायरेक्ट चैनल पे जाएंगे ना तो वो आपको एक्सेस नहीं देगा। तो ये ईमेल पे ये लिंक आएगी? जी जी, ईमेल पे लिंक आ रही होगी आपके पास जो आपने रजिस्टर करवाया है, तो वहां से आप क्लिक करेंगे ना, फिर आपको वो चैनल पे देखिए लिंक रमीज, चला जाएगा। इश्तियाक के पास खुल जाता है और जब मैं चैनल पे जाती हूँ तो वो प्राइवेट कर देता है। जी नहीं, वो प्राइवेट इसलिए करता है क्योंकि मैं भी अगर डायरेक्ट खोलता हूँ ना जीमेल का अकाउंट, हालांकि मेरा यूट्यूब से लिंक्ड है, लेकिन मेरा डायरेक्ट अगर मैं सर के चैनल पे जाऊंगा ना तो फिर वो नहीं खुलता। लेकिन जो अच्छा, आप लिंक कह मेरे रहे हैं मैं लॉगिन करके अपनी आईडी से जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। ईमेल पे जो लिंक आ रहा है ना, आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट चैनल पे फिर ले जाएगा वो। ठीक है, थैंक यू, ये भी ट्राई करती हूँ। चेक करें, बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, तो मैंने आपसे कहा कि कोई चैट पे कोई कह रहा है रिकॉर्डिंग तो हो रही है, किसी ने लिखा है प्लीज डू सेट द करंट सेशन और रिकॉर्डिंग। ये तो रिकॉर्डिंग तो हो रही है हारून। देखा नहीं सर हारून ने शायद। अच्छा चलें तो मेरे पास थोड़ा स्लो आ रहा था, दैट्स व्हाई सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चले अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि मैंने आपसे कहा कि टाइप ऑफ बीएल में रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बीएल एक होता है, रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बीएल। बेसिकली अ शिपिंग कंपनी इश्यूज this receipt for shipment BL when goods have been given to the custody of the shipping company but they have not been placed on board। अगर वो आपसे ले तो लेती हैं, अभी बोर्ड पर नहीं रखा है, तो ये बीएल कहलाता है रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बीएल,
ठीक है। अच्छा, रिसीव्ड, अगर आप कभी भी आप इंपोर्टर हैं और आपको सेलर जो है वो रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बीएल भेज दे जिसमें के ऑन बोर्ड की स्टैंप ना लगी हो, तो आपको उस बीएल पे ईमान नहीं लाना चाहिए, ठीक है, ये याद रहेगा, राइट। तो मैं आपको एक बात रिपीट करिएगा दोबारा। देखें, जब बीएल इशू होता है तो बीएल के ऊपर एक ऑन बोर्ड की स्टैंप भी लगा दी जाती है, ठीक है, ऑन बोर्ड की स्टैंप। मैं कोशिश करता हूं कि अगर शिप उसके ऊपर लिखा होगा, देखें ये मैं दिखाता हूं, एक मिनट देखें, ये बेटा जरा वो करना, खत्म करो जरा, सामा इन शेयर करेंगे। हाँ, ये देखो बेटा, ये स्टैंप नजर आ रही है, शिप ऑन बोर्ड। ये सर, ये तो चेक करते हैं, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसने वो कौन सा बीएल हो गया, कौन सा मैंने भी बताया, हाँ, रिसीव्ड ऑन शिपमेंट, फॉर शिपमेंट जी, फॉर शिपमेंट, हाँ, बीएल। और जब वो बीएल के ऊपर ये स्टैंप लग जाएगी तो उस पर लिखा होगा ऑन बोर्ड शिप्ड बीएल, उसको कहते हैं ऑन बोर्ड शिप्ड बीएल। जब ये स्टैंप लग जाएगी तो, एंड दिस शिपिंग डॉक्यूमेंट, दिस शिपिंग कंपनी इन ऑन बोर्ड शिप बीएल की जब स्टैंप लग जाती है तो उसको देखें, शिपर बाज दफा पता है क्या करता है, जरा सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, आपने उसके साथ तय किया, वो आपसे कुछ इस तरह की बात करता है, जरा सुनिएगा, है तो मैं ये बोर्ड शेयर करता हूं आपके साथ प्लीज, ठीक है। देखो बेटा, आपने कहा कि पेमेंट टर्म तय हुई, आपकी पेमेंट टर्म्स हैं 50% एडवांस and 50% ऑन बीएल। नहीं समझे? समझ गया सर। ठीक है, तो अब जब ऑन बीएल है तो आप हमेशा बीएल कौन सा वाला उससे मांगेंगे, ऑन बोर्ड वाला बीएल मांगेंगे। शिप वाला तो ये उसने उसको दे दिया है, अब पता चलेगा एक शिप चलेगा 25 दिन बाद, तो 25 दिन तक शिपिंग लाइन के पास मौजूद है और उसने नेक्स्ट उसके ऊपर चढ़ा दिया है, तो ये आपने नहीं लेना है, आपने बीएल मांगना है। आप कहेंगे पेमेंट में कौन से वाले पे दूंगा, कौन सा बीएल होगा वो, ऑन बोर्ड, हाँ ऑन बोर्ड, ठीक है, तो ऑन बोर्ड शिप्ड बीएल। बात समझ में आ गई है? बिकॉज दिस ऑन बोर्ड शिप बीएल, बेसिकली द शिपिंग कंपनी सर्टिफाइज दैट द कार्गो हैज बीन रिसीव्ड ऑन बोर्ड ऑफ द शिप, राइट। अच्छा, एक और बीएल होता है, उसको कहा जाता है क्लीन बीएल। क्लीन बीएल क्या होता है, आइडिया है क्लीन बीएल का? जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, हाँ बिल्कुल, it indicates a clean receipt, or in other words we can say it implies that there has been no defect in the apparent order or condition of the goods at the time of receipt of shipment by the shipping company। जी सर, इन केस अगर मदर वेसल से शिफ्टिंग है जी, तो फिर भी सर जो है ये ऑन बोर्ड शिपमेंट क्लीन कहलाएगा, बिकॉज़ ऑन बोर्ड शिप, वो तो देखिए ट्रांसशिपमेंट की बात कर ली आपने, मैं तो बात कर रहा हूं कि पहली दफा जब आपने कहा, अगर जो पहला बीएल मिला है, जब आपने शिपिंग लाइन को दिया तो उसने जो आपको बीएल दिया है वो क्लीन बीएल होना चाहिए। ठीक है सर, बट इन केस अगर क्या नाम है मदर वेसल शिफ्टिंग इन्वॉल्व है, देन मदर वेसल शिफ्टिंग इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है ट्रांसशिपमेंट बीएल होगा, ट्रांसशिपमेंट और थ्रू, वो उसको कहते हैं थ्रू बीएल, लेकिन वो भी क्लीन होने चाहिए। क्लीन क्यों? क्योंकि क्लीन अगर नहीं होगा ना, सुनिएगा, वेरी तो नहीं करता, नहीं सुनिएगा, अगर क्लीन बीएल नहीं होगा ना तो एलसी पे पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि याद है मैंने लास्ट टाइम आपको एलसी की कुछ टर्म्स दिखवाई थी जिसके अंदर उसने लिखा था 2 कॉपीज ओरिजिनल क्लीन बीएल। अगर बीएल क्लीन नहीं होगा तो पेमेंट नहीं होगी। बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, एक और होता है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड बीएल और डर्टी बीएल। क्लोज्ड और डर्टी बीएल, and dirty BL is basically the qualified,
इसको क्लोज्ड बीएल भी बोलते हैं और डर्टी बीएल भी बोलते हैं. एंड दिस क्लोज्ड बीएल shows that the BL is qualified which expressly declares a defective condition of goods. कि कहीं कोई उसने कहा, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि बेल जा रही है बहुत सारी, तो उसने लिख दिया कि नंबर 5 जो बेल आया था उसके ऊपर एक हुक का निशान है, या उसने लिख दिया कि पैकेज नंबर 10 ब्रोकन है. And you know, by superimposing this type of clause, the shipping company क्या कर रही है? अपनी तरफ से रिस्क हटा रही है. हाँ, it means it's limiting its responsibility at the time of delivery of goods at the destination. कि अगर आपको वहां पहुंचकर ये हुक नजर आता है तो आप कह सकते हैं ये रास्ते में लगा है. तो because of this clause, shipping company is limiting its responsibility at the time of delivery at the destination. सर उस केस में क्या होगा जब हमारे पास जब पैकेज आता है और वो गीला होता है अंदर से? गीला होता है, देखिए अगर गीला की कंडीशन ये होती है कि वो रखा कहाँ गया है, लेकिन गीला के ऊपर आप कुछ कर नहीं सकते हैं. ठीक है सर, लेकिन उससे अगर मेरी मशीन को जंग लग चुका है फिर उसका पीछे जो साथ ने आपको ये तो इंश्योरेंस में कवर होगा ना. देखो इंश्योरेंस से फायदा कुछ नहीं होता ना. इंश्योरेंस से क्या होगा, अगर उमर को पैसे भी मिल जाएं, लेकिन उमर की जो प्रोडक्शन है वो तो डिले हो गई ना. उमर इज नॉट इट. तो फिर हमने इंश्योरेंस क्यों करवाया सर? इंश्योरेंस से यू ट्राई टू वगैरह लगी है जैसे में ट्रैवल में. हाँ, वो कुछ नहीं होगा. इंश्योरेंस से ही ले लें आप खाली. तो सर ये इसी क्लॉज में आएगा? नहीं, ये तो ये क्लॉज उसने दे दिया. क्लीन बीएल के बाद अगर आ रहा है, ये तो आपको डेंट लग गया लोडिंग से पहले. उमर जो बात कर रहे हैं वो लोडिंग के मेरा ख्याल है बाद की बात कर रहे हैं. उमर बाद की बात कर रहे हैं ना. मैं लोडिंग की बात कर रहा हूँ. एक्चुअली हमने ये फेस भी किया है कि जब हमने पैकेज खोला तो मेरी मशीन के बहुत सारे पार्ट्स जंग खाए हुए थे. कुछ नहीं होगा. अब क्या करें, अब तो मशीन इंस्टॉल करने की बारी आ गई है. हमारे पास फैक्ट्री में आ गई, जब हमने खोली तो उसमें पार्ट्स जंग. अच्छा, उसमें देखिए 2-3 रीजन है. उसका 2 रीजन है. देखें, हो सकता है कि सी वर्दी पैकिंग ना हो सकता है कि वो जो मशीन आई हो वो ओपन कंटेनर में आई हो. ऐसा थोड़ा सा मैं ऐड करूं? जी वालेकुम सलाम. अच्छा, इसमें ये जो वो कह रहे हैं ना, वो जो जिसमें जंग लग गया और वो सारी चीजें, देखिए इसमें बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर एक वो होती है, क्लॉज होती है जिसमें आप लिखते हैं शिपर लोड स्टोर एंड काउंट. तो शिपर ने एक्चुअली उसको पैक किया, उसको लोड किया और उसको इवन उसकी स्टोरिंग और काउंटिंग भी शिपर की रिस्पांसिबिलिटी होती है. आप जब सीवाई कंटेनर देते हैं तो आप सील्ड कंटेनर देते हैं और वो मेंशन होता है बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर. अच्छा, जब आप लायबिलिटी के ऊपर आते हैं तो आपने देखा होगा बीएल की बैक के ऊपर लायबिलिटी क्लॉजेस होती हैं और उसमें जो कैरियर है वो अपने आप को लिमिट कर रहा होता है. जी. अच्छा, ये ऐसे ही है कि जैसे आपने अमेरिका से एक शिपमेंट लेके आए आप कंटेनर की, आपने फ्रेट पे किया उसका $1100 का, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो $1,00,000 की है. तो वो कैरियर उसको कैरी तो नहीं कर सकता ना उसको. नहीं. तो कैरियर क्या करता है कि अपनी लायबिलिटी को लिमिट रखता है उसको. जी. और वो उसकी बिल ऑफ लीडिंग की बैक के ऊपर वो क्लॉजेस बड़ी क्लियरली मेंशन होती है. जब आप लीगल में जाते हैं तो फिर वो जाके उस सारी. जी, मैंने ये इनको, आप थोड़ा सा लेट आए नईम साहब. ये मैंने इनको यही बताया था कि अगर आप बीएल के पीछे जो टर्म्स लिखी में वो पढ़ लें तो शायद कंसाइनमेंट नहीं देंगे. कभी नहीं देंगे. अगर आप आपका जो क्रेडिट कार्ड का फॉर्म होता है उसके पीछे सारी कंडीशंस पढ़ लें तो शायद आप क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाएंगे. जी हाँ. क्योंकि वो जो कंडीशंस होती हैं वो सारी एक ही बैंक के फेवर में होती हैं. और क्योंकि जाहिर है कि शिपिंग कंपनी के ऊपर जो इतना गुड्स आ रहा है, अगर सबकी वो लायबिलिटी अपने ऊपर ले ले तो चलाना मुश्किल हो जाएगा. तो लेकिन जो हमारे दोस्त जनाब अली साहब कह रहे हैं कि इंश्योरेंस से मिल जाएगा. इंश्योरेंस से जो मिलेगा उसके ऊपर इंश्योरेंस शायद आपने थोड़ा सा पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो मैं इंश्योरेंस पे थोड़ी आपसे बात भी करूंगा कि किस तरह से इंश्योरेंस होगा और कैसे मिलेगा, क्या चीज होगी, फैक्टर कैसे बनेगा, इसके ऊपर कुछ थोड़ी बहुत बात करेंगे आने वाले वक्तों में. लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंश्योरेंस डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम. इंश्योरेंस से फायदा क्या होगा? आज आपका मशीन आनी है, मैं आपकी मशीन के पैसे दे दूं, आपका क्या फायदा है?
You are unable to run. जी सर इंश्योरेंस से ये है कि आपको पैसे तो मिल जाएंगे मगर आपका प्रोडक्टिव और क्वालिटी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। बस तो वही तो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा ना, मिटिगेशन हो जाती है, जो लॉस है वो थोड़ा कम हो जाता है बस। अच्छा मैंने आपसे कहा कि ये डर्टी बीएल भी हमने कुछ बात की। अच्छा one thing it is very important, always keep in your mind, the bank accepts only a clean BL at the time of negotiation। याद रखेंगे बैंक जो है, अगर बैंक से आप से निगोशिएट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को, बैंक के थ्रू आ रहा है, तो बैंक जो है वो ओनली एक्सेप्ट क्लीन बीएल, डर्टी बीएल दे विल नॉट एक्सेप्ट। ये भी जहन में रहेगा, ठीक। एक और है जिसको के एक बीएल की टाइप और है जिसको कहा जाता है ट्रांसशिपमेंट और थ्रू बीएल। And this BL issues when the journey covers several mode of transport from place of starting to the place of destination. And this BL indicates the transshipment would be en route. For example, part of journey is by sea and rest of the journey by road, by air and by rail. ये इस तरह का होता है। मैं कोशिश करता हूं अगर हमारे पास ये एक मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर मुझे ये देखें, नजर आ रहा है कुछ आपको? ये देखें, ये होता है जो ये नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। ये मल्टी मॉडल बिल ऑफ लीडिंग जी, एयर शिपमेंट फ्रॉम ताइवान टू दुबई, सी देन टू एयर देन टू ज्यूरिच डॉक। जी ठीक है, इसको थ्रू बीएल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक और टाइप होती है बीएल की, उसको बोलते हैं स्टेल बीएल, STALE स्टेल बीएल। सर ये थोड़ा सा आपने थ्रू बीएल की बात की ना, मतलब ये सी से बाहर में चला गया, इसको तो इसलिए थ्रू कह रहे हैं। हाँ ट्रांसशिपमेंट है ना। ट्रांसशिपमेंट क्या होती है? अच्छा देखें ये जी ये आजकल बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे हैं। एक्चुअली आपको पता है कि एयर फ्रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एयर फ्रेट की कॉस्ट कराची से न्यूयॉर्क जो है वो $11 पर केजी पे चली गई। आप यहाँ से दुबई तक ले जाते हैं, दुबई से बाहर ले जाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ से बाय सी दुबई लेके जा रहे हैं, वहां से $3 पर केजी की कॉस्ट, क्योंकि उसमें ना आपका ट्रांजिट टाइम थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि यहाँ से दुबई 2.5 दिन है और उसके और वहां से दुबई। हाँ अच्छा क्यों कॉस्ट कम होती है? क्योंकि दुबई इज अ हब, डेली उसके पास से 40 फ्लाइट जा रही हैं। जब 40 फ्लाइट जाती है तो कंपटीशन भी होता है। ये मल्टीपल ऑप्शंस आ जी मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो कंपटीशन हो गया। कंपटीशन है तो आपको हर वक्त फ्लाइट जा रही है, कराची से एक फ्लाइट जा रही है बुध को, तो ये ख्याल रखना है, ठीक है। अली समझ में आई है जो नईम साहब ने बात कही है? जी सर, थैंक यू सर, है ना। अच्छा 2.5 दिन का। अच्छा आप क्या कहते हैं अब ये पता है आपको नईम साहब डील कैसे बनाते होंगे? ये कहते होंगे आप यूके में यूएसए में, सुनिएगा, और ये कहते होंगे कि उसने कहा कि मुझे जो है वो 400 केजी ये चाहिए फ्लोरिडा में, तो ये कहते होंगे कि आपका वॉइस टाइम होगा वीक 10 डेज, आपसे चार्ज करूंगा $200, और आपका वीक टाइम होगा 6 डेज, आपसे चार्ज करूंगा $1000। तो पार्टी कहती है कि 3 दिन का तो फर्क आ रहा है 4 दिन का, और पैसे बहुत कम है, तो ये मार्केटिंग इस तरह से करते हैं क्योंकि 2.5 दिन का इनके पास टाइम। ऐसे ही करते हैं कुछ आप लोग, या आपके पास तो खुद ही ऑर्डर आ जाते हैं? नहीं सेम यही होता है। जैसे अभी इंडीटेक्स हम कर रहे हैं ज़ारा, जी तो उसका जो ज़ारा गुज़ा का रेट है इस वक्त $9 पर केजी पे चला गया है। जी बिल्कुल। तो फिर हम उसको एक ऑप्शन दिया कि हम यहाँ से बाय सी ले जाते हैं, वहाँ से तो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। समझ रहे हैं बात आप अली? ये बिजनेस है पूरा एक। जी सर जी काफी है ना। अच्छा तो इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट और थ्रू बीएल, ठीक है। एक और होता है उसको बोलते हैं स्टेल बीएल। अच्छा ये जो इनमें से जो टाइप्स आपको पता है उनको हम छोड़ेंगे और आगे चलेंगे ताकि हमें टाइम अपना बचाएंगे, ठीक है। स्टेल बीएल पता है क्या होता है? नहीं सर। स्टेल बीएल देखिए होता क्या है कि जी कुछ कहना चाहते हैं? जी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जिसमें हो सर। नहीं स्टेल का मतलब क्या होता है? STALE स्टेल का मतलब हाँ खराब, सड़ा हुआ, इस्तेमाल नहीं हो सकता, यही मतलब होता है ना। ना काबिले यस सर, ना काबिले इस्तेमाल, तमाम है ना, नॉट यूजेबल,
स्टेल बीएल, स्टेल स्क्रैप बीएल चीजें होंगी यानी डिस्पोजल नहीं, स्टेल बीएल ये होता है, जरा सुनिएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि होता क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कमर्शियल प्रैक्टिसेस, जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिस चलती हैं, उन अकॉर्डिंग टू दैट बीएल अलोंग विद अदर डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द बैंक not later than 21 days of the date of shipment as given in the BL. BL की जो डेट है उससे 21 दिन के अंदर अंदर आपको वो BL बैंक को प्रेजेंट करना है। And in some cases the importer may indicate the number of days within which the documents are to be presented from the date of shipment. ये कभी कभी इंपोर्टर भी कहता है कि शिपमेंट के 7 दिन के अंदर अंदर आपको कागज बैंक में पहुंचाने, अगर आप 8वें दिन लेके जाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। It means the BL becomes stale and is not accepted by the bank for payment. This is known as stale BL. बात समझ में आई है? Stale, S-T-A-L-E, stale. So I can say a stale BL is one which is tendered to the presenting bank so late a date that it is impossible for the bank to dispatch to the consignee place in time. 21 दिन क्योंकि होगा, अच्छा ये करते क्यों है ये पूछिएगा जरा। होगा ये कि होना ये चाहिए कि गुड्स पहुंचने से पहले पहले कागज पहुंचने चाहिए, गुड्स पहुंच जाएगी कागज पहुंचेंगे ही नहीं। जी सर, ये तो अमूमन होता है। नहीं, लेकिन आपने एलसी में वो कंडीशन नहीं डाली हुई स्टेल के कितने दिन के अंदर अंदर द शिपर इज लायबल टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट इन द बैंक। ये बात समझ में आ गई? स्टेल बीएल समझ में आ गया? बेनिफिट किसे होता है? देखिए, बेनिफिट किसे होता है, अगर शिपर जो है वो डिले करता है तो शिपर को नुकसान है, पैसे नहीं मिलेंगे। बेनिफिट तो किसी को भी नहीं है, आपको मुझे चाहिए नुकसान किसको होता है। अच्छा, एक और बीएल होता है उसको कहते हैं ऑर्डर बीएल, टू ऑर्डर बीएल, टू ऑर्डर बीएल, टू ऑर्डर बीएल। अच्छा, टू ऑर्डर बीएल जो होता है ना, in the case of two order BL, the BL is issued to the order of a specified person. इसके ऑर्डर से ही काम होगा, ठीक है? जो ये कहेगा उसको अथराइज पर्सन, जी, जो जिसके नाम ये होगा और टू द ऑर्डर, वो ऑर्डर जिसको ये ऑर्डर दे उसको दे दो। दूसरे लफ्जों में ऐसा है। सर आपने बताया नहीं वो स्टेल बीएल में नुकसान किसको होगा, अगर वो 21 दिन लिखे हुए हैं। हाँ, तो 21 दिन में भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करा रहे हो। हाँ, तो आप बताइए किसका, आप खुद बताइए किसका नुकसान होगा? पेमेंट किसको नहीं मिलेगी? नहीं होगी सेलर को, एक्सपोर्टर, परचेजर को। परचेजर को होगी सर। तो सर मुझे ये होगा कि वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, मैं कस्टम से क्लियर नहीं कराऊंगा, डैमेजेस पड़ेंगे। नहीं, आप कस्टम से क्लियर नहीं कराएंगे, आपके पास तो इंटाइटलमेंट ही नहीं होगा, आप क्या चीज पे क्लियर कराने जाएंगे? मैं वही कह रहा हूँ ना सर, मटेरियल तो आ चुका होगा, डैमेजेस पड़ेंगे। आ चुका होगा लेकिन आपके नाम ही नहीं होगा। अच्छा, वो बैंक के नाम पे होगा। और क्या, और बैंक ने एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, तो आपके पास क्या चीज है? फिर एंड में क्या होगा सर इसका? तो इसका एंड क्या होगा सर? एंड ऐसा होता है कि एंड जो है ना वो आमतौर पर देखिए, कस्टम नहीं कस्टम नहीं, ऑप्शन वगैरह में तो नहीं जाएगा सर? नहीं, ऑप्शन में नहीं, मिल जाता है। होता ये कि बैंक से जाकर आप अमेंडमेंट करा के ये कहते हैं कि इस बीएल को जो है वो यानी बैंक आपको लिखेगा, अली साहब को, कि यार आप एक्सेप्ट कर लें इसको। ये अपने बैंक को कहेंगे तुम एक्सेप्ट करो, अमेंडमेंट करो कि इसको 21 दिन की जगह 28 दिन कर दो। सर शिपमेंट के बाद अमेंडमेंट कैसे हो सकती है? और वो क्या चीज अमेंडमेंट? एलसी में अमेंडमेंट होती है तो एलसी में लिखी हुई है ना जी। तो बीएल में अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, एलसी में अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। तो सर वो कैसे होगी? मतलब शिपमेंट तो हो गई है और अमेंडमेंट जो है ना उसके लिए जो सेलर से भी एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी।
जी अली, बिल ऑफ लीडिंग जो एलसी के अगेंस्ट नेगोशिएट होना है ना, हाँ तो एग्जैक्टली बैंक ने पेमेंट एलसी की बेस पे करनी है, तो एलसी अमेंड होगी, बिल ऑफ लीडिंग की टर्म्स कोई चीज चेंज नहीं होगी। तो बैंक एलसी कहेगी कि जब जो अमेंडमेंट आ जाएगी तो बैंक एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई मैं 28 दिन पे कर लूंगा, लेकिन इसकी कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट होती है जी। समझ रहे हैं बात? ठीक है, देखिए मैंने बार बार आपसे बात कही है, एलसी इज अ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, फिजिकली तो कुछ नहीं देख रहा है, वो तो कह रहा है जो कुछ लिखा है वैसा मुझे दे दो, ऐसी बात हुई थी हमारी आपकी। यस सर। अच्छा, अनदर इज टू ऑर्डर बीएल, एक और होता है उसको बोलते हैं चार्टर पार्टी बीएल। चार्टर पार्टी बीएल इज इट कवर्स शिपमेंट ऑन अ चार्टर शिप, आपने पूरी शिप आप लेते हैं उसको चार्टर शिप कहते हैं। एक और ये चार्टर शिप आपने पढ़ा भी होगा वहां पर ना, सी में जब आप पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन में ना। अच्छा, एक और होता है उसको कहते हैं फ्रेट पेड बीएल। फ्रेट पेड बीएल क्या होता है सर? ये चार्टर पार्टी के प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। जब पूरा शिप आप अपने लिए ले लेते हैं, तो चार्टर तैयारा नहीं होता, इस तरह से चार्टर पार्टी बीएल तैयार है, वो उसको चार्टर पार्टी बीएल कहते हैं। एक तरह से स्टेजेस ऑफ बीएल तो नहीं है, क्योंकि सर ये स्टेज वाइज लग रहा है मुझे। नहीं स्टेजेस नहीं स्टेजेस नहीं, ये डिफरेंट मोड जो आप शिपमेंट की यूज करते हैं ना, उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट सेम रहता है आपका। तो सर हम ये चीज एज पर द गुड्स के अंदर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम चेंज करते हैं, जैसे कि सर अगर कोई फ्रेजाइल आइटम आ रहा है तो हम एक कोई चीज लेंगे बिल ऑफ लेडिंग के, यहाँ टाइप कंसीडर करेंगे, ऑयल आ रहा है तो उसके लिए अलग लेंगे, गुड्स आ रहे होंगे उसके लिए अलग, यहाँ से सब में हम सब चीजें यूज कर सकते हैं। सब चीजें नहीं, टाइप्स हैं, कोई एक टाइप आप इस्तेमाल करेंगे ना। लेकिन सर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द गुड्स करेंगे, वो डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जो भी स्पेसिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आएगी। देखिए मिसाल के तौर पर जी बोलें, बिल्कुल बोलें जी। नहीं आप बताइए। देखिए जैसे चार्टर का बता रहे हैं ना, तो उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक एक क्लॉज उसके अंदर ऐड करेंगे कि वो पूरा जहाज से आपने चार्टर कर लिया ना पूरा, उसमें कोई और थर्ड पार्टी की कोई शिपमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें डिफरेंट लायबिलिटीज भी आ जाती हैं कि इस जहाज को बर्थ किसने करना है, इसकी स्टीविडोरिंग कौन करेगा, इसको ऑफलोड करेगा, तो वो उसी बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर वो क्लॉजेस मेंशन हो जाती हैं। लाइक मतलब उसमें जो वो होती है स्पेसिफिक टास्क होती है वो भी डिफाइन हो जाती है, लेकिन डॉक्यूमेंट सेम आपको वही बिल ऑफ लेडिंग ही नजर आएगा। हाँ, ये देखिए चार्टर बीएल इस तरह का होगा। अच्छा, यानी सर अगर मैं शिप एक ऑयल के लिए बुक कर रही हूँ तो वो पूरा चार्टर, अगर पूरा शिप आपने बुक किया था चार्टर पार्टी, शिप मैंने बुक किया उसे, एग्जैक्टली चार्टर पार्टी, चार्टर तैयार है, ठीक है। अच्छा, कंपनी का नाम क्या है? एपीसी लिखो। तो अब यार आपको कंपनी का नाम भी बताते हैं तो अच्छी बात नहीं ना, मैं केई का नाम लिख दूं तो आप नाराज हो जाएंगे। मैं देखना चाह रहा था केई का नाम मैं बता दूं आप नाराज हो जाएंगे, यार आप हमारी इंफॉर्मेशन मार्केट में फेंक रहे हैं। अच्छा, इसलिए कोशिश करते हैं, मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं आई ट्राइड नॉट टू शेयर द कंपनी नेम्स ताकि नाराजगी ना हो किसी को, और हमारा मकसद तो पढ़ना है ना, लोगों की इंफॉर्मेशन तो नहीं उछालना है मार्केट में। एक और चीज ख्याल रखेंगे, उसको बोलते हैं फ्रेट पेड बीएल। फ्रेट पेड बीएल वो होता है व्हेन द शिपर पेज द फ्रेट, देन दिस टाइप ऑफ बीएल इज इशूड व्हेन द वर्ड विद द वर्ड फ्रेट पेड। बीएल के ऊपर लिखा होगा फ्रेट पेड। और सुनिएगा एक और होता है, उसको कहते हैं फ्रेट कलेक्ट बीएल। कलेक्ट बीएल का कौन सा होता है? व्हेन फ्रेट इज नॉट पेड and to be collected at the point of destination, and it is marked freight collect, and this BL is known as freight collect BL। बात समझ में आ गई ये दोनों, या कोई कंफ्यूजन है? ये फैसल साहब ये उसी के साथ कंप्लीमेंट करेगा जो आपने लास्ट टाइम पढ़ाया था ना, इनको फ्री ऑन बोर्ड वाला। जी बिल्कुल। एफओबी में कौन सा होगा? जी एफओबी में फ्रेट कलेक्ट, और दूसरे में कौन सा होगा? फ्रेट पेड। आ रही है बात समझ में? इनको टर्म से लिंक कर दें इसको। वेरी गुड जी। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई है? जी सर, जी सर, है ना, कोई परेशानी तो नहीं है? तो इसमें उसके ऊपर उस पे लिखा होता है फ्रेट कलेक्ट और फ्रेट पेड, ठीक है। तो ये देखें, मैं ये बीएल नजर आ रहा है आपको, देखिए इस पे लिखा हुआ है, ये देखें, ये जनाब ये देखें, ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? यस सर, है ना, मल्टी मोडल है ये और फ्रेट कलेक्ट है। क्लियर हुई है बात? यस सर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, एक चीज यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर, इंपोर्टर ऑलवेज इंसिस्ट ऑन द क्लीन ऑन बोर्ड शिप्ड बिल ऑफ lading, and he always tried to prohibition of transshipment of goods, because as goods can suffer damage during the transshipment. समझ रहे? And secondly, if transshipment is allowed, the period of journey, voyage time क्या हो जाएगा? May take, may increase, ये increase longer, ठीक है ना? अच्छा, ट्रांसशिपमेंट भी हो सकती है और फ्रेट कलेक्ट भी एक साथ हो सकती है बीएल, क्योंकि इस केस देखो बीएल तो बेटा एक है ना, बीएल फ्लैट कलेक्ट का तो मतलब ये है कि फ्रेट अगर मैंने पे किया है, मैं सेलर हूं और मैंने आपको पे कर दिया, मैंने पे कर दिया, तो फ्रेट प्रीपेड हो जाए, फ्रेट पेड हो जाएगा। और अगर आपकी, जो हमें नईम साहब ने कहा कि हमने इनको टर्म्स में पढ़ा था कि एफओबी पे बात हो रही है या सीएफआर पे बात हो रही है, सीएफआर में कौन पे करता था फ्रेट? शिपर, सप्लायर। सप्लायर, तो सप्लायर पे करेगा तो बीएल कौन सा इशू होगा? प्रीपेड। प्रीपेड। और अगर एफओबी में कौन पे करता था? बायर। बायर। बायर, तो कौन सा बीएल इशू होगा? फ्रेट कलेक्ट। फ्रेट कलेक्ट, ठीक है। अब ये और ये जहन में रखना है कि ये मैं जब अभी आपसे एक वो पूरी ट्रांजैक्शन करवाऊंगा तो हम सिनेरियो चेंज कर सकते हैं, एफओबी भी हो सकता है और सीएफआर भी हो सकता है। अच्छा, वो 2-3 बातें और थोड़ी जल्दी जल्दी इस तरह से देख लेते हैं। बीएल जो है वो अभी तक हम रिपीट तो नहीं कर रहे, कुछ रिपीट कर रहे हो तो आप बताएंगे ताकि हम फिर थोड़ा और तेज चलें। अच्छा, आमतौर पर कहा जाता है कि बीएल इज अ नॉन निगोशिएबल डॉक्यूमेंट, कहा जाता है बीएल इज अ निगोशिएबल डॉक्यूमेंट। ऑलवेज रिमेंबर, रादर देन निगोशिएबल यू शुड से इज अ ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। निगोशिएबल और ट्रांसफरेबल में फर्क होता है। निगोशिएबल तो आपने कहना चाहिए कि इज बिल ऑफ lading इज अ ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। ट्रांसफरेबल मींस एक दूसरे के आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, आप मुझे दे सकते हैं, मैं किसी और को दे सकता हूं। इसलिए कोशिश ये करेंगे कि इसको आप निगोशिएबल ना कहेंगे बल्कि कहेंगे ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, बिकॉज ट्रांसफरेबिलिटी, व्हाट इज ट्रांसफरेबिलिटी? ट्रांसफरेबिलिटी में क्या होता है? एक होता है ट्रांसफरर, यानी दो हाथ ऐसे बनाए जाते हैं ना, जो दे रहा होता है उसको ट्रांसफरर कहते हैं और जो ले रहा होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफरी। ट्रांसफरी, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी। तो अब आप सोचना शुरू करें, ट्रांसफरेबिलिटी इनेबल्स द एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर को इनेबल करता है टू क्लेम पेमेंट फ्रॉम द बैंक even before the goods reach to the destination। ऐसे ही हो रहा है। Similarly it enables the importer to sell the goods even before the reach to the destination। रास्ते में बोलते हैं मैं किसी और को, वो जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो रिलीज करा लेगा। इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांसफरेबल, हमेशा याद रखेंगे ट्रांसफरेबल। अब 2-3 बातें और आपसे मुझे डिस्कस करनी है। पार्टीज, कितने लोग हैं, कितनी पार्टीज होती हैं बीएल में? सेलर, बायर और बैंक 4 नजर आ रही है अभी तो जी। 4 से 5 होती हैं। हाँ, एक होता है, देखो, हाँ एक होता है शिपर, शिपर को बोलते हैं कंसाइनर, ये मैं बार बार बता चुका हूं। एक होता है कंसाइनी जो बायर होता है, ऐसे ही होता है। और एक होता है ऑर्डर ऑफ एंड नोटिफाई पार्टी, नेगोशिएटिंग बैंक, है ना। ऑर्डर, वो ऑर्डर ऑफ होता है ना बेटा, ऑर्डर ऑफ यानी बैंक ऑर्डर ऑफ में आएगा, है ना, और टू ऑर्डर ऑफ। एक होता है कैरियर, कंपनी सर, हाँ शिपिंग कंपनी, जिसको कैरियर बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। एजेंट, एक होता है एजेंट, वेरी गुड। और एक होता है मास्टर जी, हाँ कैप्टन, मास्टर। तो अब आप गिनना शुरू करेंगे। अब आप देखें, अभी आप 3 थे, 3 से आपने खुद ही 6 पर ले आए, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। तो ये मेन पार्टीज, ये कोई मैसेज भेजना चाह रहा है, गोहर इट्स, इज इट ऑन माई साइड? हम, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? जी सर, क्लियर है आपकी आवाज, उनके एंड पे शायद को प्रॉब्लम होगा। अच्छा चलें, ठीक है, तो आप रिस्पॉन्ड कर देंगे, यहाँ तो अभी तक सही है, ठीक है। तो अब बात ये हुई, अब मैं आपसे एक चीज डिस्कस करता हूं। हमने क्या कहते हैं, हम कंसाइनर हैं और मैंने
एक गलती कर दी, मैं एक शेयर करता हूँ, एक केस आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है? ये स्टॉप शेयर करता हूँ। ये नजर आ रहा है या मैंने क्या गलती करी है? पढ़ो इसको। कंसाइनर कौन है? मैं हूं। कंसाइनी कौन है? डन वेल्फ टेस्टर यूएसए। यहां से कुछ हम वेल्डिंग का एक पार्ट वेल्ड करके बाहर भेज रहे हैं। हमने नोटिफाई किसको कर दिया है? एमईजी बैंक ह्यूस्टन टेक्सास। अब क्या गलती हो गई है? उसके बैंक को नोटिफाई कर दिया। नोटिफाई बैंक जी बिल ऑफ रेटिंग में डैश साइन ही डाला हुआ, डैश थोड़ा हट रहा है। वाला कुव्वत। ये अरुण भाई इसमें गलती करी सर, कंसाइनी जो है ना वो बैंक होगा, और कंसाइनी बैंक होना चाहिए था। अब क्या हो गया? मेरे हाथ पैर कट गए। अब मैंने कंसाइनी को ऑर्डर ऑफ किसको दे दिया है? जो कंपनी है मेन, कंपनी को दे दिया, नोटिफाई पार्टी बैंक को दे दिया। अब सुनो जरा, सुने तो सही। अगर मैं किसी पार्टी के साथ एडवांस में काम कर रहा हूं, एडवांस पेमेंट ले रहा हूं, टीटी पे काम कर रहा हूं, यानी एलसी पे काम नहीं कर रहा हूं, तो ये सही है। हाँ सही कह रहे हैं, पेमेंट एडवांस आ गई और कंसाइनी में वही कंसाइनी उसको बना देंगे। लेकिन यहां पर अगर एलसी के थ्रू कर रहा हूं तो ये गलती कर गया हूं नहीं कर गया हूं? बिल्कुल कर गए। बैंक जहां पे होगा वहां पे वो नहीं आ सकता जी, डायरेक्ट। वहां पर सप्लायर डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। वहां पर कौन होना चाहिए? ऑन और टू द ऑर्डर ऑफ में क्या आना चाहिए? कंसाइनी। और टू द ऑर्डर ऑफ कौन होना चाहिए? बैंक होना बैंक। और नोटिफाइंग पार्टी में बायर होना चाहिए कि भाई तुम्हारा सामान आ गया है, शिप हो गया है। बात समझ में आई या नहीं आई सर? जी। तो ये जरा सा ये कुछ बातें आपके जहन में रहनी चाहिए। ये क्लियर हो गई जो मैंने थोड़ी सी आपसे एक स्टोरी बनाई है ना? अच्छा भाई साहब, इनको थोड़ा सा गाइड कर दें। जहां एलसी सिर्फ वहां पे होगी जहां पे बैंक होगा। जी जी बिल्कुल। या जहां पे बैंक होगा वहां पे एलसी होगी। अदरवाइज अगर डायरेक्ट हो रही, जैसे आपने बताया एडवांस पेमेंट है कुछ है, तो उसमें आप नोटिफाइंग में ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट आप, जैसे मैंने जो कहा कि हमने गलती कर दी, नोटिफाई बैंक को कर दिया। अच्छा, एक और चीज है कि हु कैन लॉन्च द क्लेम? BL is the only evidence to file claim against the shipping company in the event of non-delivery, defective delivery or short delivery. सिर्फ एक आपका BL होता है। And if the importer makes payment, he can lodge the claim because he will be in possession of the negotiable copy of BL. Original copy होगी। Otherwise, exporter can lodge the claim and receive the value of goods. ये याद रखेंगे, ये दोनों चीजें जहन में रहेंगी। अगर आपने पेमेंट नहीं करी जी, हाँ ओरिजिनल उसके पास है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं सर। सर एक सवाल है जी। सर ये रिपीट कीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ, पहले जैसा मैं बता दूं, मैंने पूरा एक बात क्या कही है, मैंने आपसे कहा कि हु कैन लॉन्च द क्लेम। मैंने शिपमेंट की उमर शान फूड्स को, ठीक है, यूएसए से। शान फूड्स ने अभी तक मुझे पेमेंट नहीं की है, ठीक है, तो ओरिजिनल बीएल तो मेरे पास है। तो शान फूड जो है वो अब क्लेम कौन कर सकता है? जिसके पास ओरिजिनल बीएल होगा। ये याद रखेंगे, बस ये कहने का मकसद है। राइट, बस क्लियर हो गई बात? सर एक क्वेश्चन है। जी, जो भी इनको टर्म सर उसमें अप्लाई होगी, चाहे एफओबी हुई है चाहे सीएफआर हुई है, जिसके पास भी बिल होगा सर वो करेगा सर। हाँ, इनमें से जिसके पास भी बीएल होगा वो कर सकता है। जी, क्योंकि असल में सीएफआर और एफओबी में जो गेम है ना, खाली वो सिर्फ किराए का है। अदरवाइज रिस्क तो वहीं ट्रांसफर हो जाता है ना। ऐसी है जी जी बताइए सर। क्वेश्चन मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल मेरी एक शिपमेंट आई है, मैंने एलसी की टर्म्स रखी है 100% इररिवोकेबल एलसी एट साइट। अब जब तक मेरे पास कस्टम से क्लियर होके आई है, तब मुझे जब मैंने कंटेनर खोला तो मुझे नजर आया कि इसमें डिफेक्टिव है। और गेम खत्म हो गया। और गेम खत्म हो गया। अब क्या किया जाए? कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। दुकान लगा लें बाहर, कबाड़ी को बेचना शुरू कर। इसीलिए मैं देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूं, उस एलसी में लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, कागजों पे चेक होता है। फिजिकली चेक करने के लिए भी क्या करना चाहिए? इसीलिए फिर आ जाता है इंस्पेक्शन।
पोस्ट इंस्पेक्शन, प्री इंस्पेक्शन नहीं, पोस्ट में तो बेटा कुछ नहीं होगा ना। पोस्ट में तो अब वो ये हो गया जो अभी हमारे उमर साहब कह रहे हैं कि अब तो चने की दुकान लगानी पड़ गई। सर तो इसमें को बेचारा बायर क्या करे, जिसने खरीदा उसको माल तो सही नहीं पहुंचा ना। तो बायर ने गलती की है ना, बायर ने अपनी एक कंडीशन ही नहीं लगाई थी कि प्री शिपमेंट की कंडीशन लगाता, किसी एसजीएस से करवाता। इसकी मिसाल अभी मैं आपको देता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। जी वैसा मैं एसजीएस की तरफ ही आ रहा था, वो जी हाँ कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। अच्छा अब जरूरी नहीं कि एसजीएस हो, आप जो है हमारे जनाब ये एजिलिटी वाले नईम मलिक साहब, इनको अथराइज कर दें, इनका एक बंदा होगा चाइना में, ये बिजनेस है पाकिस्तान में। जी हम कर रहे हैं कि वो गिनती भी करता है अभी जी। अच्छा अब देखिए जरा सा आगे चलते हैं। जरूरी है सर ये कि सर्टिफाइड ही क्या नाम है थर्ड पार्टी? नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अभी आप कह रहे हैं ना एजिलिटी वाले करते हैं, आप बन जाएं। सलमान भाई आप भी बन सकते हैं, आप जी एक अपॉर्चुनिटी है, प्रोपोजिशन है ये जी। आप ना फौजियों के बन जाएं कि भाई जो हमारी कंसाइनमेंट आएगा मैं गिनती क्या करूंगा वहां जाकर। भाई सुई सौदर्न गैस कंपनी का जो एजेंट है ना वो मेरा दोस्त है, वैस वाले मुश्ताक चीमा। तो वो लोग ये वैल्यू एडेड सर्विसेज के नाम से उनकी कंपनी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे इंस्पेक्शन करवाते हैं। मेरे पास पूरी उनकी वीडियो है, पूरी डॉक्यूमेंट्री है, मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। तो जरा सा 2 मिनट देंगे ना बस। बीएल पे पर्सन नहीं हो सकता है स्पेशलाइज, वो स्पेशलाइज है ना इंजीनियर। भाई एसजीएस में भी तो मैं और आप भी काम करते हैं। एजिलिटी वाले नईम मलिक साहब जाकर खुद थोड़ी बेटा गौर कोई गिनती करते हैं। उन्होंने तो जो अगर इंजीनियरिंग का पार्ट है तो उन्होंने उमर को भेज देना है, और कोई फूड का पार्ट है तो आपको भेज देना है, तेल का पार्ट है तो अली को भेज देना है, जो जिसका एक्सपर्ट है उसको भेज देते हैं। यानी चार्ज मनी, ही पेज यू, और कुछ अपना मार्जिन रख लेते हैं। तो जरा देखते हैं थोड़ा सा 2 मिनट है ना, मुझे 2-3 मिनट और दे दें। बीएल पे हमने बहुत ज्यादा तो नहीं बात की, लेकिन इतनी हो जाए कि मैं चाहता हूं कि अच्छा बीएल के अगर आपको कंटेंट देखने हो तो बीएल पे क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द शिपर होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द वेसल होगा, पोर्ट ऑफ लोडिंग होगा, डेट ऑफ लोडिंग होगा। देखें जो अभी बीएल हमें एक शेयर किया था ना उन्होंने, किसी एक ने, साद ने किया था, किसने किया था, उमर ने किया था। अच्छा इसी तरह से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज होगा, प्लेस ऑफ डिलीवरी होगा, क्वांटिटी होगा, क्वालिटी होगा, मार्क्स, डिस्क्रिप्शंस, नंबर ऑफ पैकेजेस, फ्रेट पेड और पेबल यानी कलेक्ट, और नंबर ऑफ ओरिजिनल्स इशूड ये भी लिखा होगा बीएल के ऊपर, नेम ऑफ द शिपिंग कंपनी, वॉयज नंबर, कंटेनर नंबर एंड BL नंबर and the one important thing is signature of the issuing authority। ये कुछ मेन कंटेंट्स हैं बीएल के जो आपको मालूम होने चाहिए। मैं जरा सा शेयर कर देता हूं तो आप देख भी लेंगे तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। हम क्योंकि बहुत जल्दी जाना चाह रहे हैं तो देखिए ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, शिपर, नेम एड्रेस, कंसाइनी, नोटिफाई नजर आ रहा है। ये देखिए पोर्ट ऑफ लोडिंग, जी शिपिंग एजेंट, ये सारी बातें नजर आ रही है ना, है ना। ये बीएल में डैश सही नजर आ रहा है, क्या नाम है तुम्हारे, हारून जफर। अच्छा देखिए ठीक है, ग्रॉस वेट नजर आ रहा है, वॉल्यूम नजर आ रहा है, ठीक है, रेट नजर आ रहे हैं, टोटल, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, है ना। ठीक है अच्छा थोड़ा सा जी आजकल एनटीएन भी लिखना होता है बीएल पे, ठीक है जी जनाब। स्विच बिल ऑफ लोडिंग भी थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। स्विच बीएल भी, हाँ मैं अभी आगे बीएल की टाइप पे स्विच बीएल के ऊपर पूरी आपको एक ठीक है बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। मैं हारून में नहीं करा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो हारून ने वैसे मेरी बहुत बड़ी गलती निकाल दी, कह रहा है बीएल में डैश गलत लगा हुआ है, ठीक है। तो हारून वैसे ये ऑफ द डे हो गया आज। कुछ तो बोला सर, बोला कुछ सर, स्टेडियम के बाहर से बॉल लानी पड़ी है। अच्छा इसमें जो सिग्निफिकेंस है बीएल की, वो इंपोर्टर के लिए क्या होती है, एक्सपोर्टर के लिए क्या होती है, ये आपके जहन में हमेशा रहना चाहिए। एक्सपोर्टर के लिए जो इंपॉर्टेंस है ना, पहला तो ये कि बीएल इज एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द शिपिंग कंपनी दैट गुड्स हैव बीन रिसीव्ड फॉर द पर्पज ऑफ शिपमेंट, ऐसे ही हो गया। अच्छा बेस्ड ऑन बीएल, दिस बीएल विल हेल्प द एक्सपोर्टर टू मेक शिपिंग एडवाइस। अभी देखते हैं शिपिंग एडवाइस क्या होती है, ठीक है।
अच्छा, अगर कोई डैमेज होता है ड्यूरिंग द ट्रांजिट तो यहां से क्लीन बीएल, अगर उसने इफ ही हैज रिसीव्ड द क्लीन बीएल तो क्लेम ले सकता है, ऐसा होगा? और अच्छा साहब, इसमें जो इन्होंने शान वाले भाई ने एक वो, सॉरी जी 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 बताइए, नहीं बताइए। अच्छा, इसमें ये जो क्लेम की ये बात कर रहे थे ना, जिसमें इवन एलसीबी होती है, उसमें एक और सिचुएशन ये होती है, जैसे हम जो ब्रेकेबल आते हैं तो हम उसकी जब जैसी ऑफलोडिंग हो जाती है तो हम कस्टम क्लियरेंस से पहले उसका सर्वे करा लेते हैं। ठीक है। समटाइम बिल ऑफ लोडिंग्स के अंदर हम ये इंक्लूड कर देते हैं कि कस्टम क्लियरेंस से पहले या नेगोशिएशन से पहले इसका सर्वे होगा। तो जब उस शिपमेंट का सर्वे होता है तो वो आप सप्लायर से शेयर कर लेते हैं, शिपिंग लाइन से शेयर कर लेते हैं। तो अगर कोई इसमें डैमेज आ जाता है तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि शिपमेंट की आप कस्टम क्लियरेंस ना कराएं, तो वो लायबिलिटी रिमेन चली जाती है कैरियर की तरफ। वो कैरियर पीछे पड़ जाता है, यार जल्दी क्लियर करो, जल्दी क्लियर करो, जल्दी क्लियर कराओ। बस उसमें आपको एक वो सेटबैक ये होता है कि टर्मिनल के चार्जेस आपको बहुत ज्यादा पड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्लेम की वैल्यू क्या है और टर्मिनल की जो डैमेजेस आएंगे उसकी वैल्यू वो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो फिर आप समटाइम शिपमेंट निकाल लेते हैं कंप्रोमाइज करके कि डैमेजेस बहुत ज्यादा ना पड़े। तो एक सर्वे का भी एक ऑप्शन होता है जो आप प्री शिपमेंट क्लियरेंस आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंस है जी, सर्वे के भी सर्वे कराने के लिए भी सिर्फ परमिशन लेनी पड़ती है ना कस्टम वालों से? कॉस्ट भी तो नहीं, हम कर सकते हैं, वो परमिशन दे देते हैं। अली आपकी शिपमेंट्स के अंदर जो आपकी पावर प्लांट की शिपमेंट्स आती हैं ना, उसका हम सर्वे करते हैं आपकी तरफ से, वो गाइडलाइन है केई की तरफ से हमें। जी अच्छा जी, उसकी कॉस्ट है। जो भी शिपमेंट उसकी कॉस्ट है, ये याद रखेंगे, है ना। और ये सर्वे कंपनीज है ना सर, ये ओशियानिक सर्वेज वाले, बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। तो एक और चीज थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, जो मैंने जैसे आपसे कहा कि इंपोर्टर के लिए इसकी सिग्निफिकेंस बीएल की ये है कि उसको पता चल जाता है कि ये टाइटल अब मेरे नाम, यानी टाइटल ऑफ गुड्स उसके पास है। दूसरा ये कि उसने जो है वो फ्रेट पे कर दिया है, करना है, नॉन निगोशिएबल कॉपी आती है तो वो तैयार हो जाता है कि अब जो है मुझे तैयारी करनी, ठीक है। और ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बीएल के मुतालिक बताई। एक और डॉक्यूमेंट बनता है, उसको कहते हैं शिपिंग एडवाइस। यू नो व्हाट इज शिपिंग एडवाइस? देखें, जब इंपोर्टर एक्सपोर्टर को जब बीएल मिल जाता है तो एक डॉक्यूमेंट और बनता है, उसको बोलते हैं शिपिंग एडवाइस। एंड वंस आफ्टर शिपिंग, सुनिएगा जरा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। वंस आफ्टर शिपिंग गुड्स फ्रॉम सेलर्स प्लेस, एक्सपोर्टर के पास से चला गया है, you need to send shipping details with complete detail of carrier, expected time of arrival. ये आपने भेजना होता है to the buyer, ठीक है। and this document is known as shipping advice, and this shipping advice helps to track the goods as per detail. An importer can plan import clearance procedure according to the shipping advice. सर ये सेलर बनाएगा? ये सेलर बनाता है। शिपिंग एडवाइस पे ही इंश्योरेंस कवर होता है। जी बिल्कुल शिपिंग एडवाइस पर मेंशन होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। और इफ बायर नॉट रिसीव डॉक्यूमेंट्स इन टाइम फ्रॉम द बैंक, तो क्या करता है उसके पास, क्योंकि ये शिपिंग एडवाइस आती है, वो फौरन बैंक से फॉलो अप करता है, अलर्ट हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, अब मुझे बैंक में इतने पैसे रखने हैं, रिटायरिंग एलसी रिटायर होने वाली है, तो फंड्स अरेंज करूंगा, ठीक है। आई थिंक सर सबसे पहला डॉक्यूमेंट फिर यही फॉलो करेगा। ये नहीं, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आता है। शिपिंग एडवाइस बनती ही विद शिपिंग एडवाइस इज मेड on the basis of commercial invoice, BL, commercial invoice, packing list, सारी डिटेल होती है इसके ऊपर। मैं अभी आपसे एक शो भी करता हूँ, ठीक है। अच्छा, बेसिकली this shipping advice is a good practice in international trade, import and export में आमतौर पर मौजूद होती है, और क्योंकि आपको पता होता है, बायर को पता चल जाता है कि भाई अब ये सामान आने वाला है। अच्छा, शिपिंग इसमें जो इसके जो कंटेंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या होता है जरा गौर कीजिएगा। परचेज ऑर्डर नंबर होता है, यानी परचेजर का जो परचेज ऑर्डर नंबर होता है, एलसी का नंबर होता है, और एनी अदर रेफरेंस नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर अगर आप डालना चाहते हैं वो भी होता है। एक्सपोर्टर का कमर्शियल इनवॉइस नंबर होता है, कमर्शियल इनवॉइस की डेट होती है, बीएल का नंबर होता है, बीएल की डेट होती है, शिपिंग कैरियर नेम होता है,
विद द लाइनर नेम। फॉर एग्जांपल सी शिपमेंट के ऊपर मर्क्स लाइन लिखा होगा, एवरग्रीन लिखा होगा, होंडाई लिखा होगा। और एयरक्राफ्ट के केस में, एयर कैरियर के केस में लुफ्थांसा, एमिरेट्स, एयर अमेरिका, जो व्हाटएवर, सही है। If any freight forwarder involved, their complete contact details, अगर freight forward involve होता है उसकी डिटेल भी लिख दी जाती है, with phone number, email address, contact person, name of vessel loaded at port of loading, ये भी लिखा होता है, expected time of arrival लिखा होता है at final destination। और ये अच्छा, if goods are transshipped, ठीक है, तो डिटेल ऑफ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स एंड द डिटेल ऑफ वेसल भी लिखी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें मौजूद होंगी इन शिपिंग एडवाइस। शिपिंग एडवाइस की शक्ल जो है वो कुछ इस तरह की होती है, ये देखें ऐसा होता है शिपिंग एडवाइस। आपके पास, आप सबके पास आती होगी। इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, इसीलिए मैंने कहा था ना कि इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, आप बना लेंगे तो बेहतर है। रीडेबल नहीं है सर। वैल्यू भी तो होती है सर, इसमें कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने कहा कि इसमें आप जो जो चीजें चाहें डाल दें, मैंने तो आपको बहुत बड़ी लिस्ट बताई थी ना। जी सर। वैल्यू भी होती है, बिल्कुल होती है। हाँ सर ये रीडेबल नहीं है। अब रीडेबल है, देखें। ठीक है, पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस नंबर। सर इन 14 आइटम में से कोई भी आइटम हो सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंपनी या शिपर या बायर की रिक्वायरमेंट। मैं तो चाहता हूं कि आप सारी इन्फॉर्मेशन दें उसको, सब कुछ लिख के दें। हमारा जो आती है, मैं अपनी शिपिंग एडवाइस आपको दिखाता हूं, उसमें हम तो हर कुछ लिख देते हैं, क्योंकि ये तो आप हेल्प कर रहे हैं ना उसको। बेसिकली यू आर हेल्पिंग द बायर, राइट। अच्छा, अब कुछ डॉक्यूमेंट्स, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स और भी होते हैं, एंड दैट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, जो क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इंस्पेक्शन। अच्छा, इंस्पेक्शन में क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, जिसको आप लोग बोलते हैं मिल टेस्ट सर्टिफिकेट, एमटीसी भी बोलते हैं ना, मिल टेस्ट, और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया कुछ इस तरह का होता है। मैं एक केस आपसे डिस्कस करता हूं कि देखें, मेरे पास जनाब, देखें, ये मेरे पास ये सुई गैस का पीओ है, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं और इस पे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? Pre-shipment inspection will be carried out by third party appointed by the SSGC. SSGC upon confirmation of supplier that shipment is ready for inspection. बात समझ में आ रही है? ये पीओ के अंदर लिखा हुआ है, देखिए ये परचेज ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। और इंस्पेक्शन कैसे करेंगे उसकी डिटेल भी दी हुई है, देख रहे हैं आप। ये देखिए पूरी ड्राइंग दी हुई है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसकी जो है ना वो, इसकी ये पूरी उन्होंने पीएसआई भी दी हुई है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। ठीक है, अब ये हुआ कि ये वहां से इंस्पेक्शन, वहां से डिटेल आ गई है from the seller that goods are ready for inspection। तो देखें ये साहब हैं जो ये नजर आ रही है, ये वाली नजर आ रही है। एसन वेट कर रहा है आपकी, उसका गो हेड का, वो आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। वो एसन तो शायद आया है अभी, ये मेरा ख्याल है अभी आ रहे हैं जी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा वेट कर रहा हूं। अच्छा चले। अच्छा देखें, ये एक कंपनी है वैल्यू एडेड सर्विसेज, ठीक है। सुई गैस कंपनी के लिए इन्होंने इंस्पेक्शन कहा। पार्ट कहां से आ रहा था, लंदन से आ रहा था, देख रहे थे आप। ये पीओ से मैच करेंगे, ठीक है, ये पीओ, ठीक है। ये इंस्पेक्शन हो रही है, ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऐसे बनती है।
Overall inspection passed. Quantity, color, everything. आ रही बात समझ में, आ रही नहीं आ रही? जी सर। ये देखें रिपोर्ट। यस सर। ये देखें, ये बंदा चेक करवा रहा है, ये वहां का गोरा है और अभी आपको लोकल भी नजर आएगा, ठीक है। ये देखें, ये लोकल बंदा है, मैं नहीं हूँ, बाल मेरे जैसे ही हैं लेकिन मैं नहीं हूँ, ठीक है। ठीक है, ये इंस्पेक्शन करा, देखें टोटल क्वांटिटी देखिए, देखिए देख रहे हैं आप, ये देखिए उसने पूरा पूरा प्रोसेस देखा है, ब्लैंक होता है, फिर कैसे सर्टिफिकेट, प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट चेक किया उसने, रैकिंग तक देखी है, मैन्युफैक्चरिंग पूरा प्लान देखा उसने, क्वालिटी का, कैलिब्रेशन का, हर चीज देखें। उसने देखा कि आपकी जो मशीन है वो कैलिब्रेटेड है या नहीं है, तो उसने उनका सर्टिफिकेट मंगवाया है। देख रहे हैं, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर ये यूके में इंस्पेक्शन हो रही है ना? जी जी, यूके में हो रही है, चलने से पहले। जी जी, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। ये देखें, ये देख रहे हैं सर, तो हम जो फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट बोलते हैं वो भी यही है? हाँ, वो बिल्कुल फैक्ट्री एक्सेप्टेंस में आपका बंदा जाके करता है या थर्ड पार्टी से करवा लें हम? मशीन में होती है ना, एफएटी आमतौर पर जो है ना वो मशीन में होती है, फैट जो होती है वो मशीन्स में होती है ना। लेकिन सर ये कोई हाई वैल्यू आइटम्स के लिए तो आप रख सकते हैं, जो रूटीन सर क्या नहीं, देखें ये इस वैल्यू की, इस पार्ट की वैल्यू को, यानी वैल्यू बहुत कम है in amount, but this part is highly sensitive part. आइटम क्रिटिकल है ना सर? आइटम क्रिटिकल है, डायफ्राम, ये जो मीटर के अंदर, मीटर प्लांट के लिए आया है, सुई गैस की मीटर प्लांट के लिए आया है। अमाउंट कुछ नहीं है, 92,000 का पाउंड है जी, ठीक है सर जी, तकरीबन। मेरा पॉइंट ये था, 2 करोड़ रुपए का कि जी सर, मेरा पॉइंट ये है सर कि सारी शिपमेंट्स के लिए तो जरूरी नहीं सर, नहीं पॉसिबल भी नहीं होगा। नहीं, आपकी मर्जी है, देखिए ये तो अब आपकी कॉल है ना, कि आप बिल्कुल ऐसे सोचें, आप ऐसे सोचें, आपने सोने की अंगूठी मंगानी है अपनी वाइफ के लिए, तो ड्राइवर से मंगाओगे? और केले, और एक दर्जन केले मंगाने हैं, और नहीं, और 1 दर्जन केले मंगाने हैं, फिर तो खर्चा करवा रहे हैं सर आप मेरा। नहीं, भाभी सुन रही है, भाभी तो सुन रही है। अभी तो 1 तोला 1.25 लाख का हो गया, और अगर आपने 1 दर्जन कीनू मंगवाने, सर्टेनली सर, है ना, तो ड्राइवर को स्पेक्स बता देते हैं कि ए साइज दे होने चाहिए, तो सखोत हैं, कीनू दी पहचान है ना, सखोत होने चाहिए। तो अब मसला ये है कि ये जो आपने वो स्पेसिफिकेशन दैट इज इजीली आई मीन ट्रांसफरेबल एंड द रिस्क इज वेरी लो, यू कैन गो फॉर विदाउट प्री इंस्पेक्शन, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। लेकिन जब आप किसी नए पार्टी के साथ बात कर रहे हो तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम इतनी हाई फाई इंस्पेक्शन करवाएं। ये तो बहुत, अभी देखें ये रिपोर्ट खत्म नहीं हुई है, ये कितने पेजेस की है? 24 पेजेस हैं। तो अभी आप देखते जाएं, देखें ये देख रहे हैं, ये इंस्पेक्शन सारे हो रहे हैं, देख रहे हैं। ये देखें उसने रॉ एक एक चीज की है, थिकनेस टेस्ट, एक्चुअल टेस्टिंग हो रही है, रीडिंग आ रही है, देखें रिजल्ट आ रहा है। एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था, एक्चुअल क्या है, देखें ये देख रहे हैं आप, ये पूरा उसने पूरा प्रोसेस भी बताया है। प्रोसेस 1, कंपाउंडिंग कैसे होती है, आटा जो गूंदा जाता है, रबर मिक्सिंग कैसे होती है, फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, प्रोसेसिंग हो रही है, देखें कटिंग मशीन है, ये देखें, ये वो बंदा है, ठीक है, ये लोकल
लोकल का मतलब है कि ये ही इज बेसिकली, आ रही है बात समझ में? ये ब्लैंक्स कैसे रखे जाते हैं? प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। फिनिशिंग डिटेल रिपोर्ट बनाई है या ये ऐसे ही बनती है? मतलब ये नहीं ऐसे ही बनती है। एक और दिखाता हूँ मैं आपको, देखें ये साहब चेक कर रहे हैं, जिक पे खुद चेक कर रहे हैं। ये इंस्पेक्शन हो रही है, इंस्पेक्शन फ्रॉम द लॉट वेटिंग फॉर शिपमेंट। ये देखिए कंपनी की पूरी ये तक लिखी है। ये तो नहीं हो सकता ना, घर में बैठ के रिपोर्ट बना दी है, ठीक है। जी तो सर, आप हमने भी इसी तरह फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट में इतनी डिटेल रिपोर्टिंग, बल्कि इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने एक बॉश जर्मनी के इक्विपमेंट को फेल किया है जस्ट बिकॉज के उसमें डिस्क्रिपेंसी निकल आई थी जी। अच्छा देखिए, ये एक और कंपनी ने बनाई है, ये एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, ये भी जो एक पंप की है, ठीक है। वो फायर वाटर इंजन ड्रिवन पंप, देखें ये टर्की से आ रहा है। ये उसकी भी बात है, 34 पेज है, ठीक है। तो अब आपने ये इस टाइप आपके जहन में रहेगा। अभी आपने अब काम शुरू करना है तो आप ये भी एक काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपसे कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे थे, बात समझ में आई है नहीं आई है? ठीक है। अच्छा, तो अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो गए, जरा सुने, वापस अब चलते हैं। PFI, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, पैकिंग नोट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, आगे बताइए। मेट रिसीट से पहले सर्टिफिकेट ऑफ मेजरमेंट, मेट रिसीट, कार टिकट, BL, शिपिंग एडवाइस, मिल टेस्ट सर्टिफिकेट, और इसको अगर रॉ मटेरियल आ रहा है तो उसको MTC बोलते हैं, मिल टेस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और MTC भी बोलते हैं, ठीक है। और कुछ जगहों पे इसको मिल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, और कुछ जगहों पे इसको सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, कुछ जगहों पे हम ऐसा करते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, उमर पता है क्या करते हैं हम? उनसे कहते हैं जो आपने इंटरनल अपना सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन है ना, वो हमारे साथ शेयर कर लें। ये भी एक तरीका होता है, समझ रहे हैं? सर हमने किया है एक दफा है, हाँ। उनका सर्टिफिकेट ऑफ जो बेसिकली टेस्टिंग होती है ना, जो उनके इन हाउस होती है, हम वो मांग लेते हैं। अच्छा, इसमें एक डॉक्यूमेंट और होता है, वो भी जहन में रखेंगे, उसको बोलते हैं इंटीमेशन फॉर इंस्पेक्शन। यानी देखो मैंने PO में लिखा था कि वो हमें इंटीमेट करेगा व्हेन गुड्स विल बी रेडी फॉर इंस्पेक्शन। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो कि मैं LC में लिखवा दूंगा। तो जब आप LC के डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो आपने जो इंटीमेशन मुझे भेजा होगा, जी, जो इंटीमेशन आपने मुझे भेजा होगा, वो इंटीमेशन भी आप LC के वक्त जमा कराएंगे। बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर हो रही है? जी बताइए। और उसके बाद जो आखिरी होगा वो होगा सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जो मैंने अभी आपसे कहा दो हैं। एक सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन है जो कि मैंने किसी पार्टी से करवाया, और एक QC इंटरनल कंट्रोल का, जो उमर ने कहा कि मैंने भी अपनी फैक्ट्री से बोल दिया था जो तुम लोग चेक करते हो वो भी हमें भेज दो। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स LC में अगर इंक्लूड कर देंगे तो बैंक इनको देखे बगैर पैसे रिलीज नहीं करेगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स आप ऐड करते रहेंगे, अब आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक और डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, वो भी आपको चाहिए, समझ रहे? अच्छा, ये वो डॉक्यूमेंट थे जो कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स थे। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स इज बेसिकली रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स आर प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स
those prescribed by the government bodies, different government bodies, in compliance of the requirement of various rules and regulations under relevant laws governing export trade. ठीक है, अब ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट से पहले गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक्सपोर्ट की इंस्पेक्शन, कोई ऐसी चीज तो नहीं जा रही जो कि ड्यूटी अट्रैक्ट करती है, या फिर वो इलीगल है टू एक्सपोर्ट, ठीक है, या आप ऐसी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जहां पर एक्सपोर्ट बैंड है, एक्सपोर्ट इज बैंड फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसके लिए कुछ एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? एक और होता है, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में आपने ये निकालना है कि जब आप कोई सामान भेज रहे हैं तो उसके अगेंस्ट पैसे कैसे आएंगे, कब आएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है? जिसको कि आपकी जबान में EEF बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट फॉर्म, और एक होता है EIF, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो आपके जहन में रहेगी उसको बोलते हैं डॉक चालान और पोर्ट ट्रस्ट, कॉपी ऑफ शिपिंग BL। शिपिंग BL क्या होता है? इसको बिल ऑफ एक्सपोर्ट भी कहते हैं, शिपिंग BL भी कहते हैं, और जिस तरह से कि एक बिल ऑफ एंट्री होती है ना, जिसको आप कहते हैं गुड्स डिक्लेरेशन, इसको बिल ऑफ एंट्री भी कहते हैं। एंट्री का मतलब जब कोई चीज बाहर से आ रही है। हम तो वो बातें कर रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट से पहले होनी चाहिए। एंट्री तो जब बनेगी जब कोई चीज आपके मुल्क में आ जाएगी, लेकिन जाने से पहले जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सपोर्ट और शिपिंग BL, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। इसी तरह से जब कोई गुड्स आ रही होती हैं तो उसको कहते हैं बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री, और दूसरे लफ्जों में कहते हैं, जिसको आप बहुत ही देसी जबान में क्या कहते हैं, GD, गुड्स डिक्लेरेशन। इसीलिए कुछ किताबों में लिखा होता है, बल्कि देसी जबान में बोला जाता है कि ये GD एक्सपोर्ट की GD है या इंपोर्ट की GD है। एक्सपोर्ट की GD होगी तो उसको क्या कहते हैं? शिपिंग BL, शिपिंग BL नहीं, सॉरी, शिपिंग बिल, BL कह रहा हूं, शिपिंग बिल, समझ, शिपिंग बिल। और